नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एलटी ग्रेड इंग्लिश का प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में। उद्देश्य ये है कि कई बार हम लोग ये सर्च करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का पेपर आया था या कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके बेस पर हम अपनी अगली स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी कर सकें। तो ये पेपर है जो 2018 में हुआ था, इंग्लिश का है। इसको देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें स्ट्रेटजी भी बताएंगे हम। कई बार होता है कि बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ी होती, लेकिन हमारे दिमाग में ये चलता है कि हमने जो रटी हैं, यानी जो हमने याद करी रट रट के, सिर्फ उसी के बेस पे हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप अपने माइंड को और सेंस को ये सारी चीज़ें साथ में लगाएंगे और जो पढ़ा है उसको जब एक बैलेंस वे में इन सभी के साथ पेपर को सॉल्व करेंगे तो पेपर इजीली सॉल्व हो जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं आती है। तो देखेंगे कि इस पेपर में क्या क्या आंसर्स हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देख सकते हो पहला जो क्वेश्चन है आपका, गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम इन कैमरा। पहला इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 1 से 30 क्वेश्चन जीएस के आते हैं और 31 से, यानी जो 31 क्वेश्चन है वही इंग्लिश का, यहीं से इंग्लिश की स्टार्टिंग होती है। और इसके पहले के जो 30 क्वेश्चन वो जीएस के थे। तो जीएस को ना सॉल्व करके हम यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहे हैं, और वो भी हम आधे क्वेश्चन बात करेंगे, यानी कुछ क्वेश्चन जो 50% इसमें इस वीडियो में बात करेंगे, 50% हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि 120 क्वेश्चन एक वीडियो में कवर करना बड़ा ही लंबा वीडियो हो जाएगा और थोड़ा सा वो इंटरेस्ट भी क्रिएट नहीं होता है। तो इस वजह से चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम इन कैमरा। सॉरी, इसमें पूछा गया है इन कैमरा का करेक्ट मीनिंग क्या है। तो इन कैमरा, अगर आप लोग वेब सीरीज़ देखते होंगे तो अभी क्रिमिनल जस्टिस एक वेब सीरीज़ है, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है पंकज त्रिपाठी की, या कोई भी ऐसी मूवी या ऐसा कुछ देखते हो जिसमें कोर्ट सीन हो, तो कोर्ट सीन में कई बार पब्लिकली जो है जज डिस्कस ना करे, वो अपने चैम्बर में बुलाता है, तो वो कहता है कि ये प्रोसीडिंग इन कैमरा होगी, यानी प्राइवेट होगी। तो इस वजह से जो डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, एट ए सीक्रेट और प्राइवेट प्लेस। और ज़्यादातर जो इडियम्स होते हैं वो सेंस बेस्ड होते हैं, अगर आप सेंस लगा दे रहे हो तो वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम वंस इन ए ब्लू मून। तो वंस इन ए ब्लू मून पूछा गया, तो वंस का ही मतलब होता है एक बार, मतलब ऐसी चीज़ जो कभी कभी दिखे, वंस इन ए ब्लू मून। तो सी हो जाएगा, वेरी रेयरली। गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम फ्रेज। पूछा गया है कि जो इडियम दिया गया टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, इसका मीनिंग क्या है। टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट मतलब किसी चीज़ को स्वीकार करना, चुनौती स्वीकार करना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, टू एक्सेप्ट ए चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट इडियम और फ्रेज। इफ़ यू डिस्टर्ब मी आई शैल। तो ये इन्होंने फिल इन द ब्लैंक करना है। पहला ऑप्शन पुट अप विद है, दूसरा वेस्ट वंस ब्रीद है, तीसरा है लूज द थ्रेड है, चौथा मूव विद टाइम्स है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कहता है इफ़ यू डिस्टर्ब मी, अगर आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो मैं जो कहानी सुना रहा हूँ उसके जो तार हैं, थ्रेड मतलब जिस एक वे में जा रहे हैं हम, जिस स्पीड में हम सुना रहे हैं, तो उससे भटक जाएंगे। तो लूज़ द थ्रेड हो जाएगा। कहानी के जो तार हैं, यानी तार मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है जिस हम स्पीड से, जिस तारतम्य से हम सुना रहे हैं उससे भटक जाएंगे। तो लूज़ द थ्रेड हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। फिर है 35 से 38 जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे इसमें पूछा गया, गुड मॉर्निंग विजय, सेड रमेश, आर यू गोइंग टू द मार्केट। तो इसको हम बनाएंगे। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, गुड मॉर्निंग विश करी गई है, तो इस बेस पर विश वाले सेंटेंसेस आप रखिए अपने पास। एक पहला है और एक सी है। इसके अलावा बी और डी ये एलिमिनेट हो जाएंगे अपने आप ही। अब इनमें जैसे देखते हैं कौन सा सही होगा। पहला है, रमेश विश्ड विजय गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड वेदर ही वाज गोइंग टू द मार्केट। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है क्योंकि आर यू गोइंग टू द मार्केट है यहाँ पर। तो आर यू गोइंग टू द मार्केट फर्स्ट टाइप में इफ़ या वेदर का ही हम यूज़ करते हैं, तो वेदर लगा है, सही है। और यू को इन्होंने क्या कर दिया, ही कर दिया है, और
आर को इन्होंने वाज में बदल दिया। मैंने ये सारी चीज़ें सही करी हैं। एक बार सी को भी देख लेते हैं। रमेश विस्ड गुड मॉर्निंग टू विजय एंड आस्क्ड व्हेन ही वाज गोइंग टू द मार्केट। बस यहीं पे गड़बड़ कर दिया इन्होंने क्या कर दिया, व्हेन लगा दिया, मतलब एक क्वेश्चन वर्ड का यूज़ कर दिया, क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन बना दिया। तो क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन सेकेंड टाइप में बनाया जाता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया, अब जो करेक्ट ऑप्शन रह गया वो आपका ए ही रह गया। 36 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट नरेशन। इसमें डायरेक्ट पूछा गया है, यानी कि इनडायरेक्ट दिया हुआ उसको डायरेक्ट बनाना है। और सेंटेंस है, मोती आस्क्ड गंगू वेदर द लेटर वाज इन हिज सेंसेस। लेटर का मतलब ये फॉर्मर का आपका अपोजिट है, यानी बाद वाला मतलब लेटर यूज़ हुआ गंगू के लिए। तो इसको देखते हैं कौन सा सही होगा। पहला है, हे गंगू आर यू इन योर सेंसेस नाउ आस्क्ड मोती। तो मोती आस्क्ड गंगू, वेदर लग जाएगा, ठीक है, सही है। आर यू इन योर सेंसेस नाउ, तो यहाँ पर क्या था, वेदर द लेटर वाज, तो कुछ हद तक सही है। बट यहाँ पे क्या है, इन्होंने नाउ लगा दिया है जो कि उधर देन नहीं है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन फिर भी इसको हम देख लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। बी वाला है, गंगू हैव यू लॉस्ट योर सेंसेस आस्क्ड मोती। तो इसमें हैव आ गया, इट मीन्स ये तो चला ही गया। फिर है, गंगू आर यू इन योर सेंसेस आस्क्ड मोती। तो मोती आस्क्ड आर यू इन योर सेंसेस, बिल्कुल सही लग रहा है। वेदर फिर द लेटर हो जाएगा, वाज हो जाएगा। फिर डी वाला, इसको भी कंसीडर सी भी कर लेते हैं। डी वाला है, आर यू सेंसलेस गंगू। तो ये भी अलग इन्होंने कर दिया, अलग तरीके से। तो अब बचा ए और डी, सॉरी ए और सी। तो ए और सी में से ऑब्वियसली है कि जो सी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें अलग से कोई भी वर्ड ऐड नहीं किया गया, जब ऊपर वाले सेंटेंस में नाउ को यूज़ किया गया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कहीं भी देन नहीं है। मोती आस्क्ड गंगू वेदर द लेटर वाज इन हिज सेंसेस। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अगला, सोहन सेड टू मी आई हैव ऑलवेज बीन योर फ्रेंड। तो इसको बदलना है। तो इसमें सोहन टोल्ड मी सभी में दिया है, दैट सभी में दिया है, आई का यहाँ पर ही हो जाएगा। तो यानी ये और दो चले गए। अब बचते हैं आपके सामने ए और डी। तो ही उसमें हैज़ है, डी वाले में हैड है, और हैव को हैड में बदला जाएगा। इट मीन्स डी ही करेक्ट है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें, एक चीज़ हमें देखनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट है, ही सेड टू हर व्हाट ए कोल्ड डे। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी है। तो पहला है टोल्ड, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा आपका। ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड। सी में सॉरोफुल्ली लगा दिया है, जबकि एलास का कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है, तो ये भी आपका चला जाएगा। आपके सामने बचते हैं दो। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए कोल्ड डे। डी है, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी कोल्ड डे। और एक्सक्लेमेशन में क्या होता है, एक सडन फीलिंग आती है, हम थोड़ा सा उस पर इम्फेसिस देते हैं किसी भी चीज़ पर, तो वेरी का यूज होता है इसमें। व्हाट एंड हाउ को हम रिप्लेस करते हैं वेरी से। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी कोल्ड डे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी सारे आपके चले जाएंगे, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है, चेंज द करेक्ट सेंटेंस, सॉरी ये चूज़ द करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए, चेंज गलत लिखा है यहाँ पर, इसको चूज़ पढ़िएगा। तो इसमें देखते कौन सा बिल्कुल सही लिखा है। पहला है, व्हेन आई वेंट टू स्कूल वी हैड टू लर्न लैटिन। फिर है, व्हेन आई वेंट टू स्कूल वी मस्ट हैव बीन लर्निंग लैटिन। व्हेन आई हैड गॉन टू स्कूल वी वुड बी लर्निंग लैटिन। When I had to go to school we might learnt Latin। तो ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा इसमें। When I went to school we had to learn Latin। जब मैं स्कूल गया था तो मुझे लैटिन सीखनी पड़ी थी। तो ए बिल्कुल सही लिखा है। फिर है, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें भी पूछा गया है कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो पहला है, When I grow up I would be an astronaut। फिर व्हेन आई ग्रो अप देन आई विल बी एन एस्ट्रोनॉट। और व्हेन और देन का तो यूज़ होता ही नहीं है, इसलिए ये तो चला ही जाएगा। व्हेन आई शैल ग्रो अप आई विल बी एन एस्ट्रोनॉट, तो इसकी भी बात नहीं करेंगे।
व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी एन एस्ट्रोनॉट। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी एन एस्ट्रोनॉट। क्योंकि जब हम कोई चीज़ प्लान करते हैं फ्यूचर में और डिटरमाइन करते हैं कि हमें यही बनना है, तो उसमें आई एम गोइंग टू बी का यूज़ होता है। तो यहाँ पे डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी तो आप समझ ही गए होंगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि व्हेन वाली क्लॉज में विल और सेल का यूज़ नहीं करते, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। आपको हो सकता है कन्फ्यूज़न ए और डी में रहा हो, व्हेन आई ग्रो अप आई वुड बी एन एस्ट्रोनॉट, और डी में व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी एन एस्ट्रोनॉट। दोनों में पहला इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे। वुड का प्रयोग तब करते हैं जब व्हेन वाली या इफ़ वाली जो क्लॉज होती है वो आपकी पास्ट में हो। किस में हो? पास्ट में, सिंपल पास्ट में। आई होप समझ गए होंगे। तो डी वाला यहाँ पे करेक्ट है। फिर 41 देखते हैं, इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जो LT ग्रेड का जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो ग्रामर आई थी, जितने भी क्वेश्चन थे सारे रेन एंड मार्टिन से थे। पूरी जो ग्रामर इन्होंने पूछी थी, सारे क्वेश्चन, इवन आपके कई फिगर्स ऑफ स्पीचेस भी रेन एंड मार्टिन से उठाए थे। तो अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना, और लोक सेवा आयोग का जो पेपर बनता है वो बहुत हद तक रेन एंड मार्टिन से ही उसकी ग्रामर उठाई जाती है, तो रेन एंड मार्टिन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। अगर ना सॉल्व कर पाएँ तो बताइए, मैं उसका जो भी है बुक, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। उसमें जो एक्सरसाइजेज दी हैं बहुत अच्छी दी हैं, उसी से सेंटेंसेस ये उठाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। व्हाट इज़ बेटर दैन मिल्क फॉर वंस हेल्थ। इसमें कह रहे हैं कि इस सेंटेंस को असर्टिव में बनाना है, और ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव दिया है, इसको असर्टिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बनाने का नियम रूल आपको पता ही होगा कि जब भी कोई सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है और वो निगेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो हम उसको क्या करते हैं, असर्टिव में अफर्मेटिव बना देते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है तो उसको हम क्या करते हैं, असर्टिव में निगेटिव बना देते हैं, उल्टा करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो इसमें व्हाट इज़ बेटर दैन मिल्क फॉर वंस हेल्थ, मतलब किसी के स्वास्थ्य के लिए दूध से अच्छा क्या ही है, यानी कुछ भी अच्छा नहीं है। तो निगेटिव बन जाएगा नथिंग। देख लीजिए किस में है, डी वाले ऑप्शन में है नथिंग, तो डी हो जाएगा, नथिंग इज़ बेटर दैन मिल्क फॉर वंस हेल्थ। क्योंकि ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव टाइप, मतलब अफर्मेटिव आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि नॉट नहीं है। अगर नॉट नहीं है तो इट मीन्स इसमें नॉट आएगा। ये एक रूल ही है, जब भी आपने पढ़े होंगे इनको। फिर है 42, सिंथेसाइज द फॉलोइंग सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिंथेसिस होता है। इसमें है होमर वाज ए ग्रेट पोएट, दूसरा सेंटेंस है ही वाज बॉर्न समवेयर, तीसरा सेंटेंस है नोबडी नोज वेयर। ये जितने भी सेंटेंसेस हैं सारे रेन एंड मार्टिन से आए हैं। रेन एंड मार्टिन की आप एक्सरसाइज उठा के देखिएगा, सारे सेंटेंसेस मिलेंगे उसमें। तो इसमें इसको कह रहे हैं कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सिंपल सेंटेंस इसमें एक तो है होमर वाज ए ग्रेट पोएट बॉर्न एनीवेयर, तो ये तो गलत ही हो गया। फिर है नोबडी नोज द बर्थ प्लेस ऑफ द ग्रेट पोएट होमर, इसको कंसीडर कर लेंगे। फिर है होमर ए ग्रेट पोएट वॉज बॉर्न समवेयर, इसको भी हम कंसीडर कर लेंगे। फिर हु नोज़ द बर्थ प्लेस ऑफ होमर दैट वाज ए ग्रेट पोएट, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके सामने दो बचे हैं, बी एंड सी। तो बी एंड सी में आप इसको देखेंगे, पहला है बी, नोबडी नोज़ द बर्थ प्लेस ऑफ द ग्रेट पोएट होमर। ये कम्प्लीटली जो ऊपर के सेंटेंसेस 3 दिए हुए हैं उनके हर सेंटेंस को ये कंप्लीट कर रहा है, हर चीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है। लेकिन जब हम सी वाले को देखते हैं, होमर अ ग्रेट पोएट वाज बॉर्न समवेयर, इसमें नोबडी नोज वेयर वाला जो सेंटेंस है उसका कोई भी पार्ट इसमें नहीं इंक्लूड किया गया है, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब आपका फाइनल जो आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, नोबडी नोज द बर्थ प्लेस ऑफ द ग्रेट पोएट होमर। फिर इसके बाद है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो इसका
जो आंसर है बहुत सारी प्रैक्टिस सेट में जो भी बुक्स में दिया गया है गलत लोगों ने दिया है, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड का 2018 में एग्ज़ाम कराया था उसकी आंसर की रिलीज़ नहीं करी थी। आंसर की रिलीज़ नहीं हुई थी तो आयोग ने जो आंसर माने थे वो किसी को नहीं पता क्या माने थे। लेकिन हम यहाँ पर इस पेपर को सॉल्व करा रहे हैं रेन एंड मार्टिन की बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहीं से पूरा पेपर आया है, स्पेशली ग्रामर। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आंसर की मतलब प्रैक्टिस सेट जो बुक्स में ये पेपर पब्लिश हुआ है उसमें आंसर दिया है डी, जबकि इसका जो आंसर होगा वो सही है सी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं अभी बताता हूँ क्यों होगा। इसमें पूछा गया इन स्पाइट ऑफ बीइंग अनवेल कॉमा ही केप्ट ऑन वर्किंग। इस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो पहला ही वाज अनवेल दो केप्ट ऑन वर्किंग, तो ये तो कहीं से भी सूट नहीं कर रहा है, हट ही जाएगा। ही वाज अनवेल एंड केप्ट ऑन वर्किंग, तो ये भी हट जाएगा, क्योंकि ऐसा है यहाँ पे क्या है कि ऊपर दो क्लॉजेस दी गई हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेल ही केप्ट ऑन वर्किंग। तो दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं। तो अपोजिट में या तो बट या फिर येट आता है, ये बिल्कुल क्लियर है, बट आता है या फिर येट आता है। इसको हम इलेटिव कह सकते हैं। जो आपने पढ़े होंगे आपके जो कंजंक्शन होते हैं, कंजंक्शन के टाइप्स होते हैं, तो इस वजह से बट आएगा या येट आएगा। अब बट या येट में से कुछ भी आ सकता है, यानी दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। जब हम पढ़ते हैं, आप पंक्चुएशन में पढ़िएगा इसको, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज़। तो कोऑर्डिनेटिंग जो क्लॉजेज़ होती हैं उनको जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, और उससे पहले कॉमा का लगना बहुत ही आवश्यक होता है। और यहाँ पर तो इसके हिसाब से आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि सी वाला करेक्ट है, ही वाज अनवेल बट ही केप्ट ऑन वर्किंग। पहला रीज़न मैंने बताया, कॉमा का होना ज़रूरी है कंपाउंड सेंटेंस में जब भी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। दूसरा क्या है, देखा जाए तो इसमें ही मिसिंग है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस की एक बहुत खूबसूरत डेफिनेशन है, दो क्लॉज होंगी, दो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होंगी, दो वर्ब होते हैं, दो सब्जेक्ट हो जाते हैं उनके, तो ही भी मिसिंग है इसमें। ही को मान लो हम छोड़ भी देते हैं कि वो कई सेंटेंसेस होते हैं जिसमें रिपीट नहीं करते हैं, बट कॉमा का होना ज़रूरी है, इसलिए सी वाला बिल्कुल सही है, ही वाज अनवेल बट ही केप्ट ऑन वर्किंग। आप ब्रेन एंड मार्टिन में इसको देख लीजिएगा। अब ट्रांसलेशन के कुछ सेंटेंसेस हैं। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, बहुत भयंकर आए थे बट सिंपल थे। जिसने अपना दिमाग लगाया उसने गलत किया, लेकिन जिसने अपने सेंस के हिसाब से काम किया, दिमाग मतलब ज़्यादा दिमाग, कई बार हम ज़्यादा सोच जाते हैं, तो उस केस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, तो ये जितने भी पूछे गए ट्रांसलेशन सब तुम्हारे प्रोवर्ब थे, कहावतें थी ये। तो फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय ए फैन, डी हो जाएगा इसका, फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाय ए फैन। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बड़ा ही आसान है, माइट इज़ राइट। अंत भला तो सब भला, सब ने पढ़ा इसको, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, अब इन्होंने देखो नीचे दिया है ऑल इज़ गुड दैट एंड्स गुड। इसमें जो ऑप्शंस थे बड़े कंफ्यूजिंग थे, जो क्वेश्चन था वो तो बड़ा ही सिंपल था। अब हम सॉल्व करा रहे हैं इसलिए आपको लग रहा होगा, बट जब आप सॉल्व करने बैठेंगे इसको, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे अगर, तो कन्फ्यूज़न होगा। इसी वजह से बहुत कम कट ऑफ गई थी इसकी। फिर इसके बाद है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। सेवरल विलेजेस वर बर्न डाउन, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कई गांव जला दिए गए, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। फिर है आई शुड नॉट माइंड ए लिटिल मोर टी, बहुत सारे लोगों ने इसमें पहला वाला ऑप्शन लगाया था, मुझे थोड़ी चाय और चल जाएगी, तो इसमें क्या होगा, मैं थोड़ी और चाय ले लूँगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्रामेटिकली करेक्ट हमें देखना है, ऊपर वाला वो हम आम बोलचाल में बोलते हैं,
मुझे थोड़ी चाय और दे दीजिए, वो तो मांग ही तो नहीं जा रही है, मैं और चाय के लिए तैयार हो भी नहीं होगा। तो दो में ही कन्फ्यूजन था लोगों में, मुझे थोड़ी चाय और चल जाएगी या मैं थोड़ी और चाय ले लूँगा। तो ऊपर वाला नहीं होगा, डी सही है इसका करेक्ट। फिर नेक्स्ट है 49 भी ट्रांसलेशन ही है। वर आई टू बी इलेक्टेड अगेन आई वुड सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। तो यदि मैं दोबारा चुना जाऊं तो उन समस्याओं को हल कर दूंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर है, ये ध्यान से पढ़िएगा, और ये सारे क्वेश्चंस आपके लेटर राइटिंग के हैं और ये रेनन मार्टिन से ही आए थे। उसको अच्छे से कर लीजिएगा, पंक्चुएशन पढ़ लीजिएगा ढंग से, पंक्चुएशन से क्वेश्चन आए। फिगर ऑफ स्पीच जो आपके रेनन मार्टिन में दिए हैं उनको पढ़िएगा, उन्हीं से क्वेश्चन आए थे। जैसे इसमें पूछा गया पॉइंट आउट द सैल्यूटेशन इन एन इनफॉर्मल लेटर। आप सभी ने पढ़े होंगे जो लेटर्स होते हैं बेसिकली उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। बाद में वो अलग चीज़ें हैं कि कुछ बिजनेस लेटर होते हैं, कुछ आपके ऑफिशियल होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मेन जो है उनको 2 कैटेगरी में ही डिवाइड किया जाता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो कह रहे हैं इनफॉर्मल लेटर में हम सैल्यूटेशन कौन सा यूज़ करते हैं। तो सभी को पता होगा जो इनफॉर्मल लेटर हम लिखते हैं जो हमारे क्लोज रिलेशन में होते हैं उनके लिए लिखते हैं। तो डियर मदर हो जाएगा, क्योंकि सर यूज़ नहीं करते हैं उनके लिए। डियर मैडम भी यूज़ नहीं करेंगे, मैडम का मतलब है जिनको हम नहीं जानते इतना मतलब क्लोजली। डियर जेंटलमैन भी नहीं करेंगे। तो डियर मदर मतलब माँ के लिए हम जो इनफॉर्मल लेटर हैं वो अपने घर परिवार रिश्तेदार उनके लिए यूज़ करते हैं। तो डियर मदर हो जाएगा इसमें। फिर कह रहे हैं एन इनफॉर्मल लेटर हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। इनफॉर्मल लेटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो वो एक सिस्टम जब हम पढ़ाते हैं लेटर राइटिंग तो उसमें बताते हैं कि हम क्या क्या लिखेंगे। सेंडर से एड्रेस, रिसीवर से एड्रेस, तमाम चीज़ें, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, हेडिंग, मतलब जो भी हैं उनके, क्लोजिंग, आपका सब कुछ, सब्सक्रिप्शन, वो सब बताते हैं, सिग्नेचर वगैरह, वो सारे स्टेप होते हैं। तो इसमें आप समझ ही गए होंगे इसमें कौन सा सही होगा। तो सी वाला हो जाएगा। सैल्यूटेशन भी आता है, मैटर भी होता है, सब्सक्रिप्शन भी होता है, सिग्नेचर भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। विद लव इज़ यूज इन विच पार्ट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। विद लव हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम लेटर को क्लोज करते हैं, जब हम लिखते हैं तभी कहते हैं विद लव। क्लोजिंग स्टेटमेंट जब भी हम देते हैं तो उसी में हम विद लव का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। फिर इन ऑर्डर टू हैव ए डिज़ायर्ड इफेक्ट ऑन द रिसिपेंट ए फॉर्मल लेटर शुड बी। अगर आप चाहते हो कि जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो, जो रेसिपेंट है आपका, जो रिसीव करेगा फॉर्मल लेटर को, तो उस पर एक अच्छा खासा आपका प्रभाव पड़े, तो उसके लिए कौन कौन से फीचर होने चाहिए। आपका लेटर प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, या आपका लेटर टू द पॉइंट एंड रेलिवेंट होना चाहिए, या आपका लेटर ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियसली सारी चीज़ें सही हैं तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच एमंग द फॉलोइंग इज ए सोनेट। इस पेपर की सबसे खूबसूरती ये थी कि सब कुछ इन्होंने सिलेबस से ही पूछा था। जो भी पर्टिकुलर दिया उसी से सब पूछा, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। लेकिन लोग क्या करते रहे, वर्ड हिस्ट्री और वर्ड लिटरेचर और पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहे, और सारा कुछ जो वर्क थे, जैसे इन्होंने कुछ फॉर्म्स दिए हैं कि पोएटिक फॉर्म कौन कौन से होते हैं, तो उनमें भी जो वर्क थे उसी से पूछा था। जैसे ब्रेक ब्रेक ब्रेक, कैरोनाइजेशन, टिंटर्न, भाई ये सब है सिलेबस में, उसी से पूछा, ओज़िमेंडियाज़, ये सब। तो इसमें पूछ रहे हैं कि विच एमंग द फॉलोइंग इज ए सोनेट। तो जब आपने पढ़ा ही होगा, जब सारा कुछ पढ़ेंगे ही, तो इसमें सोनेट एक ही है, ओज़िमेंडियाज़। पीबी शैली का ओज़िमेंडियाज़ जो है एक सोनेट है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी ये मैं अपनी क्लास में पढ़ा ही रहा था, अभी मैंने स्टार्ट किया है, 4-5 दिन हो चुके हैं, और 3 पोएम हो गई हैं, उनके MCQ भी करा दिए हैं। तो सोनेट से क्वेश्चन है ये। विलियम शेक्सपियर के अभी 2 सोनेट हमने फिनिश किए हैं। तो जो भी जुड़ना चाहे ऑनलाइन क्लास से, गूगल मीट पे शाम को 7 बजे होती है, मुझे मैसेज ड्रॉप कर दे। मेरा नंबर है 9451940747। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। गूगल मीट पे क्लास होती है, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, थीम, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर, इतनी चीज़ें हम करते हैं अपनी क्लास में।
तो आप लोग अगर चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं अच्छी तैयारी करें। पूछा गया है इसमें कि ए सोनेट हैविंग 3 क्वार्टरेंस एंड ए कपलेट विद राइमिंग स्कीम। मैं अभी ये डिस्कस कर ही रहा था अपनी क्लास में, जो सोनेट होते हैं कितने तरीके के होते हैं, उसमें शेक्सपियरियन सोनेट है उसके क्या फ़ीचर होते हैं, तो राइमिंग स्कीम सबकी अलग अलग होती है। तो ए बी सी डी ई एफ जी जी सिंपल सा क्वेश्चन है पूछा गया, तो शेक्सपियरियन सोनेट हो जाएगा इसका जवाब। फिर हु इंट्रोड्यूस ऑटेव राइमा इनटू इंग्लिश, तो ये आपके व्याट हो जाएंगे। ये आपकी पोइटिक फॉर्म्स है, स्टैंजाज आपके इसमें है, तो स्टैंजा होते हैं तो उसमें इनको पढ़ाया जाता है। जैसे ब्लैंक वर्स हो गया आपका, हीरोइक कपलेट हो गया, इसको किसने क्वाइन किया था, ये सब आपके सिलेबस में है, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा उससे। फिर है द पिंडारिक ओड कंसिस्ट ऑफ, ओड भी है, एलेजी भी है, तमाम चीज़ें हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये सब पढ़ना है हमें। द पिंडारिक ओड में क्या क्या होता है, तो जिसने पढ़ा होगा पता होगा, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, इपोड, 3 पार्ट होते हैं। फिर है क्वेश्चन व्हाट इज़ ब्लैंक वर्स, तो ये आज का टॉपिक होगा हमारा। पैराडाइज लॉस्ट हम स्टार्ट करेंगे गूगल मीट में, तो उसमें इसको डिस्कस करेंगे हम कि ब्लैंक वर्स आखिर में क्या होती है। तो व्हाट इज़ ब्लैंक वर्स, तो ब्लैंक वर्स में क्या होता है आप लोग बता सकते हो कि ब्लैंक वर्स हम किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इट हैज़ ए मीटर बट नो राइम। इट हैज़ ए मीटर बट नो राइम मतलब ब्लैंक वर्स में मेट्रिकल पैटर्न को फॉलो किया जाता है, आइएम्बिक, पेंटामीटर वगैरह, ये मतलब उसको फॉलो किया जाता है, बट राइमिंग स्कीम नहीं होती है। दूसरा जो ऑप्शन दिया, इट हैज़ नो मीटर एंड नो राइम, ये फ्री वर्स का होता है, क्योंकि फ्री वर्स में ना ही मीटर पैटर्न को फॉलो करते हैं ना हम राइमिंग स्कीम को फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन इंग्लिश इज़, तो ग्रेटेस्ट पोएट सभी को पता होगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सीधा सीधा देखो, फिगर ऑफ स्पीच पूछा, लिटोटस मीन्स, और ये रेनन मार्टिन का है। लिटोटस किसे कहते हैं, तो बी ऑप्शन है, अपोजिट ऑफ हाइपरबोल, तो ये दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिजी, इनमें से कौन एलिजी नहीं है, तो टिंटन एबे जो है वो एलिजी नहीं है, ये आपके सिलेबस में है, बाकी सारी जो हैं वो एलिजी हैं। द रिफॉर्मेशन मूवमेंट वाज लेट बाय, तो सभी ने पढ़ा होगा इसको, मार्टिन लूथर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। हु सेड डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सटायर्स बट आल्सो इन हिज एमोरस वर्सेस, ये भी सभी ने पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन के टाइम में, तो जॉन ड्राइडन है इसके, जॉन ड्राइडन ने डन के बारे में कहा था, डन अफेक्ट द मेटाफिजिक्स। बेन जॉनसन रोट, बेन जॉनसन ने कैसी कॉमेडीज़ लिखी थी, तो क्लासिकल कॉमेडीज़ लिखी थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। जॉन बनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, क्योंकि आपके इसमें एलेग्री है, तो ये एन एलेग्री है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। इमिनेंट विक्टोरियंस बाय लिटन स्टारचेज, आपके इसमें बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, तो उसमें जो है ये आपका बायोग्राफी है, इमिनेंट विक्टोरियंस, इसको सेंस से भी कर सकते थे लोग। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड, तो प्री रेफेलाइट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इसमें डी रोसेटी भी हैं, W.H. हंट भी हैं, J.S. मिलेस भी हैं, डायलन टॉमस नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। फिर पूछा गया एक्सप्रेशनिज्म एज ए मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन द, तो ये जर्मनी में ओरिजिनेट हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज द मूवमेंट पोएट, मूवमेंट पोएट आपके फिलिप लार्किन हैं। हु सेड ए थॉट टू द डन वाज एन एक्सपीरियंस इट मॉडिफाइज हिज सेंसिबिलिटी, तो ये T.S. एलियट ने कहा था। जब हम क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म है इसमें, तो उसमें ये सब आता है। द टर्म कंसीट हैज़ रेलिवेंस, कंसीट का मेटाफिजिकल पोइट्री में यूज़ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। द कॉफ़ी हाउस कल्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा, द अर्ली 18th सेंचुरी में ये फ्लोरिश हुआ था। जब हम ऐसे पढ़ेंगे तो एडिशन वगैरह को हैं आपके इसी सिलेबस में है, इस रिचर्ड स्टील एडिशन, तो उसी में ये आता है। द फ्रेज स्टैम्प्ड फेज इन डन्स पोएम द कैरोनाइजेशन रिफर्स टू, ये डन की पोएम है कैरोनाइजेशन, तो उसमें स्टैम्प्ड फेस एक फ्रेज़ का यूज़ किया गया। तो यहाँ पे क्या है इसका मतलब, एक क्वाइन होता है, तो क्वाइन पे किसी राजा
का फेस बना होता है, जैसे कि हमारे यहाँ भी सिक्के चलते हैं, उस पर किसी न किसी कोई स्टेचू या कुछ ना कुछ, जैसे महारानी, जब हम ओल्ड कॉइन देखते हैं महारानी विक्टोरिया बनी होती, तो उसी को यहाँ पे कहते हैं। एक कॉइन को यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा द कॉलोनाइजेशन में स्टाम्प्ड फेस का। आइडेंटिफाई द मोस्ट सुइटेबल सैल्यूटेशन फॉर ए बिजनेस। आप लोग देख सकते हो लेटर राइटिंग से कितने क्वेश्चन आए हैं, 3-4 ऊपर थे और यहाँ पर भी ये एक है। तो आइडेंटिफाई द मोस्ट सुइटेबल सैल्यूटेशन फॉर ए बिजनेस लेटर। तो बिजनेस लेटर के लिए पूछ रहे हैं मोस्ट सुइटेबल। वैसे तो देखा जाए डियर सर्स, डियर सर, माय डियर सर सब कुछ हम यूज करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा मोस्ट सुइटेबल, तो मोस्ट सुइटेबल सी हो जाएगा, डियर सर। डियर सर्स मतलब हो जाता है जब एक कोई कंपनी, कोई फर्म है, बहुत से लोग उसके पार्टनर्स हैं उस तरीके से, बट सुइटेबल सैल्यूटेशन डियर सर है, ध्यान रखिएगा इसको। ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं, अपने नोट्स में भी सारी चीज़ों को रखा है। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है वो मिल्टोनिक इन्वर्जन से शुरू होती है। इन्वर्जन सभी ने पढ़ा होगा लिटरेचर में, क्या होता है कि हम सेंटेंस के पैटर्न को, उसके स्ट्रक्चर को इन्वर्ट कर देते हैं। तो मिल्टोनिक इन्वर्जन मिलता है हमें पैराडाइज लॉस्ट में, स्टार्ट उसी से होता है। व्हाट वाज द लीडिंग प्रिंसिपल इन द एज ऑफ पोप। तो पोप की एज में लीडिंग प्रिंसिपल्स क्या थे? गुड सेंस, रोमांटिक थॉट, लूज मोरल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें थी, तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ बिलाइंडा इन पोप्स द रेप ऑफ द लॉक। तो ये सभी को पता होगा, पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में, एराबेला फर्मर नाम होता है बिलाइंडा का। तो ये 77 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए इस वीडियो में। अब इसका पार्ट 2 हम बाद में लेकर आएंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको उसमें सॉल्व करेंगे। अभी ग्रामर, बहुत सारी ग्रामर है अभी पढ़ी हुई जो अभी सॉल्व करनी है, लिटरेचर भी है अभी, क्योंकि ये तो अभी हम लोगों ने पोएम्स को ही सॉल्व किया है, अभी प्ले हैं, नॉवेल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें नीचे हैं। तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ, जिसको तैयारी करनी है वो जुड़ जाए मुझसे, और बेहतर तरीके से हम तैयारी करेंगे। मार्केट में देखा जाए तो कोई अभी बुक इसके लिए है नहीं, हालांकि 2 बुक हैं, बट उसमें उतना कुछ दिया नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने भी ना वो बुक्स पढ़ी थी, किसी जो भी सिलेक्टेड है किसी ने भी वो बुक्स नहीं पढ़ी थी, क्योंकि वो बड़ी लेट आई थी, उसमें है भी नहीं, वो आपके रिक्वायरमेंट को पूरी भी नहीं कर रही हैं। हालांकि अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि उसको वो रिवाइज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है रिवीज़न के बाद, क्योंकि वो उन्होंने उस समय बुक बनाई थी तो उनको भी आइडिया नहीं था कैसे क्वेश्चंस आएंगे। हम लोगों ने सब ये गूगल से पढ़ा था, सब इधर उधर से तमाम वेबसाइट से वर्क को डाउनलोड करके उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन नोट्स बना करके सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो हो सकता है ये लोग बुक पब्लिश, मतलब बुक इनकी प्रिंट होने वाली, मार्केट में आने वाली है, तो उसमें शायद कुछ मॉडिफाई करें, लेकिन अभी तक जो बुक्स हैं वो आपके सिलेबस को फुलफ़िल नहीं कर रही हैं। तो बेहतर है आप लोग एक टेक्स्ट को उठाइए, उसको डिटेल में फिनिश करिए, फिर एक टेक्स्ट को उठाइए, उसको फिनिश करिए, ऐसे करके नोट्स बनाते चलिए। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप मुझसे फ़ोन कर सकते हैं, मैंने नंबर दे दिया है। मेरी क्लास में भी जुड़ सकते हैं, बड़ी नॉमिनल एक आपको पेमेंट करनी होगी, इतना कुछ नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।